अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एवरीडे साइंस के जो MCQs हैं उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस करने की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने 2023 के एग्ज़ाम्स में जितने भी MCQs आ चुके थे उनको हमने डिटेल्स के साथ डिस्कस किया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ अपने नोट्स भी बना लिया करें। जो एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं ना, उनको आप नोट डाउन कर लिया करें ताकि रिवीजन करते हुए आपको चीज़ें याद करने में आसानी रहे। फर्स्ट MCQs है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर। इनमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। इनका अपने नाम याद रखना है। प्राइमरी प्रोड्यूसर का दूसरा नेम है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स और प्राइमरी प्रोड्यूसर एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें जो ऑटो वर्ड है इसका मतलब होता है इटसेल्फ, यानी खुद से। ट्रॉफ्स का मतलब होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी खुराक तैयार करने का जो सारा प्रोसेस है, ठीक है। इसमें ऑटोट्रॉफ्स जो हैं या प्राइमरी प्रोड्यूसर जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सनलाइट के ज़रिए अपनी खुराक को खुद से तैयार कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का नाम देते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो हैं ये भी प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, बट ये जो हैं इन लेट बने थे, मतलब कि ये मल्टी सेलुलर हैं। इनसे पहले जो वजूद में आए थे वो प्रोटोजोआ हैं। नेक्स्ट MCQs है बैक्टीरिया इज़, यानी बैक्टीरिया जो है वो क्या है। बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर यानी एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास यूनिसेलुलर का ऑप्शन नहीं है। हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। यूनी का मतलब होता है वन। यूनी का वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा आपने याद रखना है कि इसका मतलब है वन। एंड यहाँ पे सेलुलर जो है वो टर्म ली गई है सेल से। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। एंड मल्टी का मतलब होता है मैनी, ठीक है। और सेलुलर का मतलब फिर वही आ गया सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर का नाम देते हैं। जैसे इंसान मल्टी सेलुलर हैं, प्लांट्स हैं मल्टी सेलुलर। इसके अलावा दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है सन रेडिएशन इज़ रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब बाय, यानी सन की जो रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो है इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, यानी ये कितनी देर तक ज़िंदा रहते हैं। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, 120 डेज़, ठीक है। अगर डेज़ में पूछा जाए तो आपने याद रखना है कि 120 दिन, लेकिन अगर मंथ्स दिए हो ना तो आपने ध्यान रखना है कि 4 मंथ्स, यानी 120 दिन 4 मंथ्स बनते हैं, ठीक है। दोनों तरह से आपने इसको याद रख लेना है। मोबाइल फ़ोन सेंड मैसेजेस थ्रू विच वेव्स। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो कौन सी वेव्स के ज़रिए मैसेजेस सेंड करते हैं। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, रेडियो वेव्स, ठीक है। और इसके अलावा जो गेमा रेज़ हैं इनको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोबाल्ट 60 जो है, कोबाल्ट 60 ये क्या करता है कि ये इमिट करता है गैमा रेज़। अब गैमा रेज़ जो हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं। इनके ज़रिए जो कैंसर है, बॉडी के अंदर कैंसर हो जाता है उसको डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है, गैमा वेव्स के ज़रिए। माइक्रोवेव्स जो हैं इनको यूज़ किया जाता है माइक्रोवेव अवन्स वगैरह के ज़रिए इनके अंदर। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। इनमें से कौन सा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, सैटर्न। इसके 146 हैं, ठीक है। इसके अलावा अर्थ का प्रोटेक्टर जो है वो किसको कहा जाता है, जुपिटर को, यानी जुपिटर जो है ये अर्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। रेड प्लैनेट जो है वो मार्स को कहा जाता है। मार्स को कहते हैं रेड प्लैनेट बिकॉज इसकी जो सरफेस है, इसकी जो मिट्टी है वो रेड कलर की होती है। द एज व्हेन विजडम टीथ टिपिकली इमर्जेज, यानी जिसे अक्ल दाढ़ बोलते हैं, वो कब बनना स्टार्ट होती है। 17 से लेकर 25 ईयर्स की जब एज होती है तब विजडम टीथ जो हैं वो बनते हैं। कार बैटरीज यूज़ व्हाट दैट रिएक्ट विद लेड प्लेट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कार की बैटरी के अंदर कौन सा तेज़ाब यानी कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी होता है, ठीक है। कार की बैटरीज़ के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसको जो जाबर बिन हयान जो थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था
इन्वेंट किया था आप कह सकते हैं। इसके अलावा इसका फार्मूला आपने याद रखना है H2SO4, ठीक है। H2SO4 ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। विच वन इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अंदर यानी हमारे अंदर कौन सा इनमें से वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। आईलिड जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन सुन लें, कौन से ऑर्गन होते हैं, ऐसे ऑर्गन जिनका बहुत पहले माजी में कोई ना कोई फंक्शन था, ठीक है, लेकिन अब जो है वो यूज़लेस हो चुके हैं, अब उनका बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, उनको वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसमें अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स, अब आपने देखा होगा कि अपेंडिक्स जो है एक छोटी सी नाड़ की तरह होती है। अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ऑपरेट करके उसको निकाल दिया जाता है, लेकिन उसको निकालने के बाद भी हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक रहती, कोई इसका मतलब इम्पैक्ट नहीं होता हमारी बॉडी के ऊपर। सो वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो अपेंडिक्स है। कॉकस भी जो है ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। अपेंडिक्स जो है इसका फंक्शन क्या था कि पहले बहुत पहले, हज़ारों साल पहले जब लोग पत्ते वगैरह खाते थे, कच्चा गोश्त, मतलब जो कबाइल वगैरह में रहते थे लोग, जब लाइफ इतनी ज़्यादा लाइफ के अंदर एवोल्यूशन नहीं हुई थी, ठीक है, तो तब क्या था कि अपेंडिक्स जो है ऐसे एंजाइम खारिज करती थी जो उन पत्तों वगैरह को हज़म करने में हेल्प करती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है वो चेंज होता गया, हमने बहुत ज़्यादा मॉडर्न तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, हम खुराक को पका के खाते हैं, ठीक है। सो इसका जो फंक्शन था अपेंडिक्स का वो ख़त्म होता गया। सो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुकी है। यानी माजी में तो ये इम्पोर्टेंट थी, इसका फंक्शन था हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन अब इसका कोई फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, इसलिए इसको अगर निकाल भी दिया जाए तो कोई असर हमारी बॉडी के ऊपर इसका नहीं होता। नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉमन इन स्मोकर, यानी वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, उनके अंदर इनमें से कौन सा इफेक्ट है, कौन सी डिजीज़ या कौन सा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। सो एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या होती है कि हमारे लंग्स जो होते हैं ना उनके अंदर इस तरह छोटी छोटी हवा की थैलियाँ बनी होती हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेशन में, सांस लेने के प्रोसेस में जिनकी हेल्प करती हैं। जब स्मोकर्स जो होते हैं वो स्मोकिंग करते हैं तो इसकी जो इस तरह दीवारें होती हैं ना इन थैलियों की, वो टूटना शुरू हो जाती हैं। जब वो टूटती हैं तो उस वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। सो इस बीमारी को हम एम्फीसीमा का नाम देते हैं। और ये है एस्थमा, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एज़मा। ये दमा की बीमारी है, इसमें सांस उखड़ जाता है, ठीक है। और ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, ठीक है, ये भी लंग की डिजीज़ है। लाइट टेक अबाउट टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन, यानी सूरज की रोशनी ज़मीन पे पहुंचने में कितना टाइम लेती है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, 8 मिनट्स। ये हमने प्रीवियस पेपर में भी डिस्कस किया था, 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा मैंने बताया था आपने याद रखना है, मून लाइट का भी पूछा जा सकता है कि जो चाँद की रोशनी है वो ज़मीन पे कितने टाइम में पहुंचती है। सो 1.26 सेकंड्स, ये आपने याद रखना है, ठीक है। समटाइम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ये वाला जो है फिगर याद रख लेते हैं, बट आगे यूनिट उनको याद नहीं रहता है कि मिनट्स था, सेकंड्स था या क्या था। आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट है द हार्डेस्ट थिंग प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे जो सख्त चीज़ है, सबसे हार्ड चीज़ है वो क्या है। सो डेंटल इनेमल, ठीक है। डेंटल की जो टर्म है ये टीथ से रिलेटेड है। टीथ का जो कवर होता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। इसके अलावा आपने यहाँ पे भी MCQs और बनते हैं। स्कल बोन, नंबर ऑफ स्कल बोन यानी खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियाँ हैं, ये बार बार पूछा जाने वाला MCQs है, आपने याद रखना है। 22 बोन्स हैं, ठीक है। रिब्स का भी पूछा जाता है। रिब्स जो हैं वो 24 पसलियाँ होती हैं, लेकिन अगर हम जोड़े की बात करें तो 12 पेयर की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ पेयर्स पूछे जाएँ तो आपने 12, और अगर सिंगल पूछा जाए कि कितनी होती हैं तो वो 24 है। इन द एटमॉस्फेयर इफ़ टेम्परेचर इज़ लो द प्रेशर इज़ लो। नेक्स्ट है हमारे पास द ब्लॉटिंग पेपर हेल्प्स एब्जॉर्ब लिक्विड। ये ब्लॉटिंग पेपर जो है इसको केमिस्ट्री की लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करवाते हुए यूज़ किया जाता है। सो ये टिश्यू की तरह का एक पेपर बना होता है, जिस तरह वो एक कॉटन पेपर सा मिलता है ना, तो जिसको चेपी भी पंजाबी में लोग बोलते हैं, इस तरह करके कुछ। सो उसके ज़रिए क्या होता है कि बिल्कुल सेम वैसा ही बना होता है, उसको यूज़ किया जाता है लिक्विड्स जो है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। सो उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है वो कैपिलरी एक्शन होता है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ ट्रीट टू ऑल ऑफ अस इज़ वार्निंग बाय, सॉरी देयर इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक, वार्मिंग नहीं है यहाँ पे, वार्निंग आना है। वार्निंग यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हम सब के लिए ख़तरा है। ये वार्निंग किसने दी थी, ये यूनाइटेड नेशंस में एंटोनियो गुटरेस ने दी थी, ठीक है।
द साइंटिफिक कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड लॉन ग्रास इज कॉल्ड, यानी वेजिटेबल फ्रूट वगैरह को उगाने का जो सारा प्रोसेस है इसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ये भी 2023 के एग्ज़ाम में आ चुका है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। हॉर्टिकल्चर बागबानी को कहते हैं, ठीक है, बागबानी को कहते हैं, इसको आपने याद रखना है। और इसके अलावा एपीकल्चर भी पूछा जाता है। एपीकल्चर क्या होता है? एपी का मतलब होता है बी, ठीक है, हनी बी जो होती है ना उसको बोलते हैं एपी। साइंस की टर्म में उसको एपी कहा जाता है। कल्चर का मतलब होता है किसी चीज़ की कल्चर करवाना, किसी चीज़ को ग्रो करवाना। सो एपी कल्चर जो है ये हनी बीज़ की जो ग्रोथ है उसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वो लोग जो है ना, मतलब लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर या मतलब आप देख सकते हैं ज़ू वगैरह बने होते हैं, वहाँ पे क्या करवाते हैं कि हनी बीज़ जो हैं उनकी जो मलका मक्खी और ड्रोन्स वगैरह होते हैं उनको खुद से उनके कल्चर बनाते हैं। उनकी वहाँ पे तादाद जो है वो बढ़ रही होती है। वो कल्चर इनकी क्यों ग्रो करवाते हैं? क्योंकि वो उनसे क्या करवाते हैं, हनी की प्रोडक्शन करवाते हैं, उनसे शहद बनवाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने याद रखना है सैरी कल्चर। सैरी जो टर्म है ये यूज़ होती है जो रेशम का कीड़ा होता है ना, सिल्क वर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है, सिल्क वर्म, उसके लिए। इसमें क्या होता है कि सिल्क वर्म जो है इनके कल्चर बनाए जाते हैं, ठीक है, इनको खुद से ग्रो करवाया जाता है और इनसे रेशम बनवाया जाता है। रेशम जो है वो एक मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत ही एक प्रीशियस चीज़ है हमारे लिए। उससे रेशम के कपड़े वगैरह बनवाए जाते हैं और उसको मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कुकिंग गैस इज़ मिक्सचर ऑफ, यानी हम जो घरेलू गैस यूज़ करते हैं उसमें क्या मौजूद होता है? सो प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। वाई नोबल गैसेज इज़ लेस रिएक्टिव। नोबल गैसेज जो हैं ये लेस रिएक्टिव क्यों होती हैं, यानी ये रिएक्ट क्यों नहीं करती? ड्यू टू देयर कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। ऑक्टेट रूल एक ऐसा रूल होता है जिसमें जो गैसेज या एलिमेंट्स होते हैं इनके जो आउटर वैलेंस शेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को खारिज करेंगी और ना ही ये बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लेंगी। सो इस वजह से क्या होता है कि ये लेस रिएक्टिव होती हैं क्योंकि इनके पास इनका वैलेंस शेल जो है वो पहले से ही कंप्लीट होता है, ठीक है। विच मेटल इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर इनमें से कौन सी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मौजूद होती है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, मरकरी। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इसकी डिटेल्स कि जो हमारा रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, उसके ऊपर जितनी भी जो मेटल्स हैं वो सॉलिड है और कुछ गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं, एक तो मरकरी एंड दूसरा बोरोमीन। सिर्फ ये 2 मेटल ऐसी हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। देखिए अब इस दफ़ा मरकरी का ऑप्शन आ गया। मे भी अगर नेक्स्ट टाइम ये MCQs पूछा जाए तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में मरकरी ना दें, वो बोरोमीन दे दें। सो इस तरह आपने इसको याद रखना है। दोनों में से जो ऑप्शन भी आ जाए आपको याद होना चाहिए। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द कोरोना वायरस एज कोविड-19, यानी कोरोना वायरस जो था उसको कोविड-19 का नाम किसने दिया था? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 का नाम दिया था कोरोना वायरस को। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्राम द लीव्स इज़ कॉल्ड, यानी पौधे जो हैं उनके पत्तों में से जो पानी बुखारात बन के निकल रहा होता है उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं, ठीक है, ट्रांसपायरेशन। अब यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन जो हम फूड वगैरह खाते हैं, ठीक है, हमारे सारा खाना खाने का जो प्रोसेस है उसको न्यूट्रिशन का नाम दिया जाता है। रेस्पायरेशन जो है जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, इसको रेस्पायरेशन का प्रोसेस कहा जाता है। और परस्पायरेशन जो हमें पसीना वगैरह आ रहा होता है ना, अगर लिविंग थिंग्स जो हैं उनकी बॉडी के अंदर से अगर पानी निकल रहा है तो उसे हम परस्पायरेशन या स्वेटिंग कहते हैं, ठीक है, पसीना आने का जो प्रोसेस है, ठीक। और ट्रांसपायरेशन जो है ये परस्पायरेशन जो है ये पसीना आने का जो प्रोसेस है इसको हम ये मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है। विच विटामिन इज़ अवेलेबल टू द ह्यूमन बॉडी थ्रू सन, यानी सन लाइट के ज़रिए कौन सा विटामिन हमें मिलता है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, विटामिन डी, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि विटामिन के का फंक्शन ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये बार बार MCQs पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा विटामिन के। इसके अलावा यहाँ पे आपने जो याद रखना है वो ये है कि विटामिन 12 जो है इसका नेम क्या है दूसरा? सो इसका नेम जो है विटामिन 12 का वो है कोबाल अमाइन, ठीक है, कोबाल अमाइन इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन 12।
इसके अलावा विटामिन ए के बारे में बार बार पूछा जाता है कि विटामिन ए की जो कमी है इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है। सो इसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ये MCQs मोस्ट रिपीटेड है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की वजह से होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपने याद रखने हैं कुछ MCQs विटामिन के रिलेटेड जो पूछे जाते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? सो A, D, E और विटामिन के, ये हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन है। इनके अलावा जितने विटामिन होंगे वो क्या होंगे? वाटर सोल्यूबल। इनका मतलब ये होता है कि फ़ैट सोल्यूबल विटामिन ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। द नेम्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर डिज़ाइनेटेड अकॉर्डिंग टू, यानी ब्लड ग्रुप जो है हमारे पास, जैसे ब्लड ग्रुप A है, B है और O है, ठीक है। आगे A पॉजिटिव आ जाता है, A नेगेटिव, फिर B पॉजिटिव, B नेगेटिव, इस तरह करके। सो ये किस बेस पे इनको नेम दिए जाते हैं? तो वो एंटीजन की बेस होती है, ठीक है। एंटीजन के लिहाज से इनको ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया जाता है कि ये ब्लड ग्रुप A है, B है या कौन सा है। अलावा यहाँ पे MCQs 2 और बनते हैं जो कि पूछे गए हैं बार बार कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, जो सबको लग जाता है। सो यूनिवर्सल डोनर जो है वो O ब्लड ग्रुप है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पूछा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। 1 nautical mile is equal to how many kilometers? Correct answer is option A, 1.852 किलोमीटर। लास्ट MCQs है व्हाट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऊपर कौन सी चीज़ जो है वो इम्पेक्ट कर रही है। सो एयर प्रेशर जो है वो इम्पेक्ट करता है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को। फर्स्ट MCQs है द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर मोस्ट अबंडेंट गैस जो है वो कौन सी है? और करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन A, नाइट्रोजन। इसकी परसेंटेज भी पूछी जाती है, आपने याद रख लेनी है, 78%, ठीक है। ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है वो होती है जी 20% और 21%। एंड जो आर्गोन है इसकी परसेंटेज जो है वो होती है 0.9%, यानी ये एक ट्रेस है। सो ये MCQs 2023 के एग्ज़ाम में भी 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है, सेम स्टेटमेंट सेम ऑप्शंस। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन इज़ मेजर्ड बाय, यानी ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको किसके ज़रिए मेजर किया जाता है? और करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन A, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ठीक है। इसको आपने याद रख लें। और जो है हमारे पास हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको ECG के ज़रिए मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, ठीक है। ये टर्म जो है वो हार्ट के लिए यूज़ की जाती है, इसको आपने याद रख लेना है। द स्टडी ऑफ स्किन इज़ कॉल्ड, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन C, डर्माटोलॉजी। जैसा कि बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि लॉजी का वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा उसका मतलब होगा टू स्टडी। अब हम देखेंगे कि स्टडी किस चीज़ की, तो वो डिपेंड करेगा कि लॉजी से पहले कौन सी टर्म यूज़ की गई है, ठीक है। अब जैसे डर्मा जो है इसका मतलब होता है स्किन। सो सिंपल हो गया यहाँ पे, अगर आपको डर्मा का पता है तो देखें, स्किन से लॉजी टू स्टडी, तो इसका मतलब हुआ कि डर्माटोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ स्किन। इसी तरह एनाटॉमी जो है इसको हम देख लेते हैं। एनाटॉमी जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, इनकी जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर किस तरह से है, वो किस तरह से काम कर रही होती है, ठीक है। इसके अंदर सारी आर्टरीज, वेन्स, ऑर्गन्स, इंटरनल जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर स्टडी की जाती हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो मायोलॉजी को हम देख लेते हैं। मायो का जो मतलब होता है वो होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी मसल्स के रिलेटेड जो टर्म है वो यूज़ की जाती है मायो साइंस के अंदर। सो मस्कुलर स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसको हम मायोलॉजी का नाम देते हैं। एंड ट्राइकोलॉजी का मतलब होता है कि हमारे जो हेयर की स्ट्रक्चर है, हमारे जो स्कैल्प है, हेयर ट्रीटमेंट है, हेयर की जो भी डिजीज़ हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों की स्टडी जो है वो ट्राइकोलॉजी के अंदर की जाती है। इन चारों ऑप्शंस को आपने अपनी फिंगर टिप्स पे याद करना है, बिकॉज हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो इन ऑप्शंस में से कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के आपसे MCQs पूछ ले। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज़, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन C, सेरिब्रम, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा देख लेते हैं, ये क्या है? सो ये कनेक्शन है बिटवीन ब्रेन स्टेम
और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन के स्टेम यानी ब्रेन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो वाला पॉइंट, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है सारा यानी जो हमारी बैकबोन है उन के दरमियान जो एक कनेक्शन है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाता है, ठीक है। और सेरिबेलम जो है ये क्या होता है, ये भी हमारे ब्रेन का पार्ट है, और ये हमारी जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, मसल्स जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं उन सबको कंट्रोल करना, हमारी जो पोस्चर है यानी पोस्चर का मतलब होता है हमारी पोजीशन, ठीक है, हमारी जो पोजीशन होती है उन सब को कंट्रोल करता है सेरिबेलम, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट MCQs है जी, ग्रीक वर्ड सेरामिक इज़ रिलेटेड टू, सेरामिक जो है वो पोट्री के रिलेटेड है। पोट्री का मतलब होता है जो क्ले होता है ना, जो मिट्टी होती है, मिट्टी से जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं और चीज़ें बनाई जाती हैं उसको हम पोट्री का नाम देते हैं, ठीक है। तो सिरामिक्स जो है ये हमारे पास एक नॉन मेटेलिक मटेरियल होता है, उसको हम सिरामिक का नाम देते हैं। नेक्स्ट है वॉन थ्यूनन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर वाज प्रेजेंटेड इन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1826 के अंदर वॉन थ्यूनन मॉडल जो था एग्रीकल्चर का इसको प्रेजेंट किया गया था। वॉन थ्यूनन मॉडल का थोड़ा सा देख लेते हैं, ये है क्या, बेसिकली ये बैलेंस होता है बिटवीन लैंड कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इस मॉडल के अंदर ये देखा गया था कि जो सिटी के नज़दीक जो एग्रीकल्चरल लैंड होगी उसकी प्राइसेस जो हैं वो हाई होंगी, वहाँ पे मतलब एक बैलेंस होता है ना कि लैंड कितनी है उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो एक मेंटेन होता है, तो उसे हम वॉन थ्यूनन मॉडल का नाम देते हैं, यानी द बैलेंस बिटवीन लैंड कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन। और ये बात हो रही एग्रीकल्चरल लैंड की। 1826 में ये मॉडल प्रेजेंट किया गया था। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द यूनिट यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार, यानी प्लैनेट और स्टार के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने का यूनिट उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नाम देते हैं, ठीक है। दूसरा जो है लाइट ईयर है, इसकी वैल्यू पूछी जाती है कि 1 लाइट ईयर इज़ इक्वल टू 9.461 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर्स, ठीक है। ये आपने लाइट ईयर की पावर याद रख लेनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लास्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर लास्ट प्लैनेट कौन सा है, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी नेपच्यून। इसके लिए आपने एक सेंटेंस याद रखना है जो कि है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ठीक है। अब हर जो वर्ड का पहला कैपिटल लेटर है ना उससे आपको प्लैनेट के जो नेम है वो पोजीशन वाइज याद रह जाएंगे कि कौन से प्लैनेट की पोजीशन जो है, प्लैनेट की पोजीशन क्या है। पोलियो इज़ कास्ड बाय, पोलियो जो डिजीज़ है वो वायरस की वजह से होती है। सोप एंड डिटर्जेंट्स रिमूव डर्ट फ्राम क्लोथ्स ड्यू टू, यानी सोप और डिटर्जेंट्स जो हैं वो कपड़ों से दाग धब्बे जो हटाते हैं तो कौन से प्रोसेस के ज़रिए वो हटाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी लोअरिंग ऑफ इंटरफेशियल टेंशन, ठीक है। अब बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, कैपिलरी एक्शन जो है वो होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं या कोई भी मटेरियल है उसकी मूवमेंट जो हो रही होती है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, उसे हम कैपिलरी एक्शन का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास एक गिलास हो, ठीक है, ये गिलास है, इसके अंदर वाटर मौजूद है, अब इसके अंदर हमने एक स्ट्रॉ लगा दिया, अब आप देखेंगे कि वो वाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉ के अंदर आना शुरू हो जाएगा। सो ये प्रोसेस जो है इसे हम कैपिलरी एक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस क्या होता है कि सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके आउटर सरफेस पे सारा जो वाटर मूव कर रहा होता है उसे हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डिफ्यूजन है ये होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर और एनी अदर मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसे हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गैगलर काउंटर। हीमोडायलिसिस मीन क्लीनिंग ऑफ ब्लड, हीमोडायलिसिस जो है इसको ब्लड क्लीनिंग के साथ रिलेट किया जाता है। हीमो का मतलब ही ब्लड होता है, ठीक है, और डायलिसिस टर्म जो है इसका मतलब होता है टू क्लीन, क्लीन करना। हीम का वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा आपने याद रखना है, इसका मतलब होता है ब्लड। टर्म को याद रखना शुरू कर देंगे ना तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। अब देखें हीमो एंड डायलिसिस, इसका मतलब हो गया क्लीनिंग ऑफ ब्लड। बाकी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ये हमारे पास पार्ट होता है नेफ्रॉन का, जो कि एक इकाई है किडनी की। CU इज़ सिंबल ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सिंबल के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं। तो CU जो है इसको इस तरह से लिखना था, C कैपिटल U स्मॉल, तो ये सिंबल है कॉपर का, ठीक है।
और इसके अलावा जैसे हम कार्बन को C से प्रेजेंट करते हैं, क्रोमियम को CR से प्रेजेंट करते हैं, सोडियम को हम Na से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लोरीन को Cl से। सो ये सारे जो हैं ये सिंबल हैं। ऑक्सीजन को हम O से प्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को H से। ये सारे जो हैं इनको हम सिंबल का नाम देते हैं। pH ऑफ मिल्क, ये भी 2023 के पेपर्स में 2 से 3 दफ़ा रिपीट हो चुका है। pH जो है मिल्क की वो कितनी होती है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। लास्ट टाइम भी मैंने आपको करवाया था कि आपने यहाँ पे pH जो है एसिड रेन की pH को भी याद रखना है। ये भी पूछा जाता है बार बार। एसिड रेन की जो pH है वो 5 से 5.5 तक होती है, ठीक है, यानी एसिडिक है, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल, 7 से कम होगी pH तो वो एसिडिक होगी, 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक होगी। इसके अलावा आपने यहाँ पे pH जो है वो ह्यूमन ब्लड की जो pH है उसको भी याद रख लेना है कि ह्यूमन ब्लड की जो pH है वो कितनी होती है, तो वो होती है 7.35 से लेके 7.45 तक, यानी हमारा ब्लड जो है वो स्लाइटली बेसिक होता है। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की जो थ्योरीज थी वो किसने प्रेजेंट की थी? ये भी मोस्ट रिपीटेड है, चार्ल्स डार्विन ने की थी 1859 के अंदर अपनी बुक के अंदर, जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशी। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशी, इसको आपने याद रखना है, ईयर भी याद रखना है, कौन से ईयर में की थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कौन सी बुक के अंदर की थी, बुक का नेम भी पूछा जाता है, और किसने की थी। ये 4 MCQs, 3 से 4 MCQs यहाँ से बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है क्या, बेसिकली इसका मतलब ये था कि जो स्पीशीज़ है ना वो क्या करती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन उनके अंदर होती रहती है। वो उनके मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है। थ्योरीज स्पीशीज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, और वो अपने जो आबाओ अजदाद हैं उनसे डिफरेंट होती हैं। कुछ करैक्टरिस्टिक्स उनके अंदर अपने आबाओ अजदाद वाली होती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो अपने आप को टाइम के हिसाब से चेंज करती जाती हैं। ये थ्योरीज इन्होंने दी थी। मेंडल के लाज जो हेरिडेटरी लाज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद रखना। विरासत के कानून जो थे वो मेंडल ने प्रेजेंट किए थे। हर्बर्ट स्पेंसर जो था इसने भी कहा था कि डार्विन की जो थ्योरी है वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ डार्विनिज्म जो थी वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी कि वाकई स्पीशीज़ जो हैं उनके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन होती है। स्पीड ऑफ साउंड इज़ मिनिमम, स्पीड साउंड की जो स्पीड है वो मिनिमम किसके अंदर होती है? एयर के अंदर। ये MCQs लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम, तो उसका ऑप्शन जो था वो स्टील था। अगर स्टील ना दिया हो तो आपने करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करना है सॉलिड मैक्सिमम के लिए। मिनिमम दिया हो तो वो एयर है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था लास्ट टाइम कि ऐसा क्यों होता है कि साउंड की स्पीड जो है वो सॉलिड के अंदर मैक्सिमम क्यों होती है। वो इस वजह से होती है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसके वो बहुत ज़्यादा इस तरह करीब करीब होते हैं, बिल्कुल करीब होते हैं, ठीक है, उनके अंदर डिफरेंस बहुत कम होते हैं। सो जब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है तो ये मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में टकराते हैं, जिस वजह से वाइब्रेशन होती है तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। अब अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड के अंदर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह करके सो ऑन, उनके अंदर गैप बहुत ज़्यादा है, इनको आपस में टकराने में इस तरह टाइम लग जाता है, ठीक है। और अगर हम एयर की बात करें, एयर के अंदर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, क्या तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा स्पीड जो है साउंड की वो सॉलिड के अंदर, उससे थोड़ी सी कम लिक्विड के अंदर, और सबसे कम जो है साउंड की स्पीड वो हवा के अंदर होती है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद कर लेना, तो आपके MCQs जो है इंशाल्लाह कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है द मेच्योर ट्री विल टेक हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी एक जो मेच्योर ट्री है वो एटमॉस्फेयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 22 kg। विच इज़ फॉलोइंग यूजेज एज अ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट पर्सपेक्टिव जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या चीज़ यूज़ की जाती है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए ग्लास थ्रेड। दूसरे ऑप्शन या MCQs जो यहाँ से पूछा जाता है वो ये है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। बार बार पूछा गया, आपने याद रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। अगर ये ऑप्शन MCQs है तो आपने देखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। विच गैस इज़ कम्बस्टिबल, कम्बस्टिबल गैस कौन सी है। ये भी 2023 के अंदर रिपीट MCQs आ चुके हैं। हाइड्रोजन। कम्बस्टिबल का मतलब होता है कि कैच फायर, यानी आसानी से आग किसको लग सकती है। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाउ मच ब्लड डज द ह्यूमन बॉडी कंटेन, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड कितना होता है 5 to 6 लीटर।
नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद, यानी जो नॉन स्टिक के बर्तन आप देखते होंगे घरों के अंदर, उनके ऊपर कोटिंग किस चीज़ की होती है? सो कोटिंग उसके ऊपर टेफलन की होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर खाना जो है वो जलता नहीं है। पीवीसी का आपने फुल फॉर्म याद रख लेनी, पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड ये कहाँ पे यूज़ होती है? इसकी थोड़ी सी हम एप्लीकेशंस या यूजेस देख लेते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड के। तो ये हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, पाइप्स हो गए, इसके अलावा वायर्स हो गई, ठीक है। वायर्स के अलावा हमारे पास ये जो रेन कोट्स होते हैं, रेन कोट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, बोटल्स हैं प्लास्टिक की, ये पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती हैं। पॉलीस्टायरीन क्या होता है? पॉलीस्टायरीन जो है ये भी पॉलीमर है प्लास्टिक का, इसको भी इसी तरह बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ किया जाता है प्लास्टिक की, बट ये रिजिड होता है यानी हार्ड होता है और इसके अंदर शाइनिंग होती है यानी ये ब्रिटल होता है। जॉल इज़ यूनिट ऑफ, जॉल जो है वो किसका यूनिट है? तो एनर्जी का यूनिट है। ये भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर 2023 के एग्ज़ाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हर्बीवोर्स? हर्बीवोर क्या होता है? काऊ, ठीक है। अब देखिए हर्बी का मतलब हर्ब, हर्ब निकला वर्ड जड़ी बूटियों से, हर्ब से, ठीक है। वो तमाम एनिमल जो जड़ी बूटियां खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स का नाम देते हैं। इसमें काऊ है, शीप है, बोफेलो है, ये सारे हर्बीवोर्स हैं। डॉग और कैट ये क्या करते हैं? ये गोश्त खाते हैं, इनको हम कार्निवोर्स का नाम देंगे। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं जाता मेरे से, कार्निवोर्स, ठीक है। इसके अलावा वो जैसे हमारे पास पैरट है, वो फ्रूट खाना पसंद करते हैं, उनको हम फ्रूगीवोर का नाम देंगे। ऐसे एनिमल जो इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है, उनको हम इंसेक्टिवोर्स का नाम देंगे। द पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का पोटेंशियल जो है वो कितना होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 0। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय, मैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ था किसने दिया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फैराडे, ठीक है। दूसरे एमसीक्यूज में हम ये देख लेते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसको मेजर करने का यूनिट कौन सा है। सो टेस्ला जो है वो इसको मेजर करने का यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन को, ठीक है। तीसरा एमसीक्यू जिसमें से ये बन सकता है कि सिस्टम इंटरनेशनल जो है उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसको मेजर करने का यूनिट कौन सा है? सिस्टम इंटरनेशनल में गास जो है वो इसको मेजर करने का यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, पेंसिलिन को किसने डिस्कवर किया था? देखें ये एमसीक्यूज भी तकरीबन 3 से 4 मरतबा इन्हीं पेपर के अंदर रिवाइज हो चुके हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को दरियाफ्त किया था और दूसरा एमसीक्यूज कब किया था? 1928 में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं एडिसन, ये बेसिकली थॉमस एडिसन की बात हो रही है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो लाइट बल्ब होता है उसको इन्वेंट किया था, ठीक है। ये इनकी इन्वेंशन है और बार बार पूछी जाती है। इसके अलावा अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल जो है आपको याद होगा नोबल प्राइज़ वो इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया था? डायनामाइट को डिस्कवर किया था, डायनामाइट को, ये आपने लाजमी याद रखना, ठीक है। डायनामाइट क्या है? ये एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है जिसको डिस्कवर किया था अल्फ्रेड नोबल ने। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड डायनामाइट, देखिए अभी आपको बताया किसने इन्वेंट किया? अल्फ्रेड नोबल ने। सो इसी तरह ये होता है कि एमसीक्यूज़ वही रिपीट हो रहा होता है नेक्स्ट पेपर में, लेकिन उसके क्या होती है? या तो स्टेटमेंट चेंज होती है या उसके ऑप्शंस चेंज होते हैं। सो ये एक अच्छा मेथड होता है कि आप सारे एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शंस हैं उनको अच्छे तरीके से देख लें, उनकी डिटेल्स को डिस्कस कर लें, तो आपके नंबर जो हैं वो मैक्सिमम सिक्योर हो सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप इज़ आइडेंटिफाइड बाय, ब्लड ग्रुप जो है उसको किस चीज़ के ज़रिए आइडेंटिफाई किया जाता है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, एंटीजेंस के ज़रिए, ठीक है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप जो थे उनको किसने डिस्कवर किया था? तो उसका नाम बंदे का आपने याद रख लेना है, कार्ल लैंडस्टाइनर। कार्ल लैंडस्टाइनर जो था उन्होंने क्या किया था? ब्लड ग्रुप जो थे इनको डिस्कवर किया था। एक और एमसीक्यूज़ यहाँ से बनता है कि जो ब्लड है, ब्लड की सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया था? ब्लड की सर्कुलेशन को किया था विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे। ये आपने एमसीक्यूज़ यहाँ से याद रखने हैं, लाजमी याद रखने, ये बार बार आते हैं। नेक्स्ट है विच गैस इज़ प्रेजेंट इन बल्ब,
बल्ब के अंदर कौन सी गैस मौजूद होती है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, आर्गोन। दूसरा एमसीक्यूज़ यहाँ से बनता है, बल्ब को किसने इन्वेंट किया? अभी आपको बताया था, थॉमस एडिसन ने, ठीक है। तीसरा एमसीक्यूज़ बनता है यहाँ से, बल्ब का जो फिलामेंट किस मटेरियल का बना होता है? सो आपने याद रख लेना है टंगस्टन का, ठीक है। इस तरह से देखें, पास पेपर को करने का मज़ा ही कुछ और है। स्मोक फ्राम इंडस्ट्रीज़ काजेज़, इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है उसकी वजह से क्या बनता है? अब फोग तो बन नहीं सकती क्योंकि फोग जो है वो वाइट होती है, प्यारी प्यारी सी होती है। जो स्मोक निकलता है इंडस्ट्री से वो तो काला सा होता है, ब्लैक सा, सो उससे स्मोक ही बन सकता है, ठीक है। ये आपने इस तरह से याद रख लेना कि स्मोक, धुआं किसी को भी पसंद नहीं होता, तो उससे स्मोक बनेगा, ठीक है। फोग परफ्यूम है, फोग तो सबको पसंद होता है, सो धुएं से अब फोग तो बन नहीं सकती। ये आप इसकी ट्रिक भी याद रख सकते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। अब स्मोक होता क्या है? बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है स्मोक प्लस फोग, ठीक है। यानी धुआं और धुंध, ये दोनों बहन भाई मिलके क्या बनाते हैं? स्मोक। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप डिस्कवर्ड बाय, स्टेथोस्कोप जो है इसको किसने डिस्कवर किया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट नाम भी लिखा हुआ है जिन्होंने डिस्कवर किया था, रेनी लेनिक, इन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है हमारे पास सब मरीन वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, यानी सब मरीन जो समुद्री आबदोज होती हैं ना, वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती हैं? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसका भी आंसर लिखा हुआ है, अर्शमीदिस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती हैं, ठीक है। कोविड-19 लीथल अटैक ऑन विच बॉडी ऑर्गन, कोविड-19 जो था इसने कौन से बॉडी ऑर्गन पे अटैक किया था? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, लंग्स। इसके अलावा यहाँ से एक और एमसीक्यूज़ याद रखना है आपने, थ्रोट यानी जो गले के अंदर, आपको पता है ग्लैहड जिसे बोलते हैं, या उसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड की जो एक बीमारी होती है, हम गोइटर का नाम देते हैं, ठीक है। ग्लेहड उर्दू में बोलते हैं गोइटर, वो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है, आयोडीन की कमी की वजह से होती है। इसके अलावा आपने यहाँ से याद रखना है लीवर का फंक्शन, लीवर जो है इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए उसे क्या कहते हैं हम? जॉन्डस। ये भी पूछा गया है, बार बार याद रखिएगा। लीवर के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसे हम जॉन्डस का नाम देते हैं, ठीक है। द डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग काजेज एनीमिया एंड अदर टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी जो एनीमिया है किस वजह से होता है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। मुझे लगता है एग्जामिनर चाहता था कि हम खुद एफर्ट करें और आंसर निकालें, ठीक है, तो हमने निकाल लिया जी। आयरन की कमी की वजह से क्या होती है? एनीमिया की बीमारी होती है, ये ब्लड का इन्फेक्शन है, ठीक है, ये ब्लड की बीमारी है, याद रखना है। नेक्स्ट है विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अब तो ये आपको फिंगर टिप्स पे याद हो गया होगा, जितनी दफ़ा मैंने आपको ये करवा दिया है। लास्ट टाइम अभी हमने डिस्कस किया था कि दो ही ऐसी मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, एक है मरकरी एंड द सेकंड वन इज़ बोरोमीन। ये दोनों बहनें जो है ना, इनकी किसी के साथ बनती नहीं है पूरे पीरियोडिक टेबल में, वहाँ पे गैसेस और लिक्विड मौजूद हैं, तो ये दोनों बहनें जो है ना नकचड़ी सी हैं, इसी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ये अपने आप को यूनिक प्रूव करना चाहती हैं इसी वजह से। सो आपने इन दोनों बहनों के नाम याद रखने हैं, मरकरी एंड बोरोमीन। केमिकल गैस दैट काजेज एन इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, कौन सी केमिकल गैस है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से इंक्रीज़ जो हो रहा है टेम्परेचर अर्थ का, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम दे देते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो भी क्लाइमेट चेंज हो रही है, यानी ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होना शुरू हो गए हैं, हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो कम होती जा रही है, इसकी वजह से फसलें जो हैं कोई जल्दी पक रही हैं, कोई ख़राब हो रही हैं, ये सारा जो हो रहा है वो बेसिकली सारे ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही हैं। नेक्स्ट है निमोनिया इज़ कास्ड बाय विच बैक्टीरिया, निमोनिया की बीमारी किस वजह से होती है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, कोकाई। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस 80 टाइम मोर पोटेंट दैन CO2, CO2 की निस्बत वो कौन सी गैस है जो 80 गुना ज़्यादा पोटेंट है, यानी ख़तरनाक है? वो मीथेन गैस है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, CH4 जो है इसको मीथेन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ था कि फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, ठीक है।
यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया जी एस्ट्रोनॉमी, सो स्टार, मून, प्लैनेट्स, इन सब की स्टडी को हम नाम दे देते हैं जी एस्ट्रोनॉमी का। द बिगेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ इन, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा किला है वो कहाँ पे है, कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी रानी कोट फोर्ट। ये है जी हमारे सूबा सिंध के अंदर, सिंध प्रोविंस में है। आपने सारा डिस्ट्रिक्ट भी याद रख लेना है ताकि एग्जामिनर जैसे भी पूछे हम जो है वो अपना नंबर अपने हाथों से जाने ना दें बल्कि उसको सिक्योर कर लें। प्रोविंस कौन सा है जी? सिंध। एंड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारे पास? जाम शोरो। ठीक है, जाम शोरो, जान छोड़ो। विंड ऑलवेज ब्लोज फ्राम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी हवा जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाती है। द काज ऑफ सोयल पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन की जो है काज वो कौन सी है? सो एसिड रेन जो है वो सोयल पोल्यूशन की काज है। ठीक है, ओजोन जो है इसको O3 से प्रेजेंट किया जाता है, आपने ये याद रख लेना है। इसके अलावा ओजोन, पहला जो ओजोन होल था वो कहाँ पे दरियाफ्त किया गया था जी? वो अंटार्कटिक में दरियाफ्त किया गया था। ये आपको MCQs मैंने करवाया है प्रीवियस वीडियो के अंदर। इसके अलावा एसिड रेन की pH जो है ये मैं आपको 3 से 4 दफ़ा बता चुकी हूँ। सो आपका टास्क जो है वो ये है कि आपने मुझे इसकी pH जो है वो कमेंट में बतानी है। ठीक है, सो जो सही pH इसकी बताएगा कमेंट के अंदर उसको मैं मेंशन करूँगी। द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर जो है उसकी सेकंड इम्पोर्टेंट लेयर कौन सी है? सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर। अब आपने मुझे यहाँ पे कमेंट में बताना है कि इसके अंदर कौन सी गैस मौजूद होती है जो हमें सन की UV रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेट्स सी कि किस किस को याद है प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आपको डिलीवर किए थे उनके अंदर मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है उसकी पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी है मीजोस्फेयर एंड चौथी है हमारे पास थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर जो है वो इसकी लास्ट वाली लेयर है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास विच डैम इज़ सिचुएटेड ऑन हारो रिवर, हारो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए खानपुर डैम। ठीक है, मैंने तो इसको ऐसे याद किया था कि हारो खान, ये मिलते जुलते हैं नाम, सो इस तरह याद रह जाता है। और ये कहाँ पे है? KPK में। ठीक है, हारो रिवर कहाँ पे है? KPK के अंदर। नेक्स्ट है इन विच ईयर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन, टेलीफोन जो था जी वो भाई साहब ग्राहम बेल जो थे इन्होंने डिस्कवर किया था और आज वो बंदे बंदे के हाथ में मौजूद है। बड़ा शुक्रिया इनकी इस इन्वेंशन का। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी 1876 में इन्होंने किया था इसको डिस्कवर, इन्वेंट सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs 22 रोनाल्ड रूस डिस्कवर्ड द काज ऑफ, रोनाल्ड रूस ने क्या किया था जी? मलेरिया की जो काज थी उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और मलेरिया की काज क्या थी? प्लाज्मोडियम। मलेरिया किस वजह से होता है जी? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसफ़र किसके ज़रिए होता है जी? वो ट्रांसफ़र होता है एनोफ्लीज़ मॉस्किटो। एनोफ्लीज़ मॉस्किटो जो है वो क्या करती है कि प्लाज्मोडियम के अंदर, प्लाज्मोडियम की ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है जिस वजह से मलेरिया होता है। और ये सारा प्रोसेस जो था ये बताया था रोनाल्ड रोस ने। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, ये तो अब आपका मोस्ट फेवरेट MCQs बन चुका होगा। आप कहते होंगे कि काश ये पेपर में और हमारा 1 नंबर आ जाए पक्का पक्का इसमें से। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ईयर भी हम याद रख लेते हैं जी 1928 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एनर्जी फ्रॉम ड्यू टू वाटरफॉल, वाटरफॉल जो है जी पानी जिसमें से गिर रहा होता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद होती है? ठीक है, या वाटर जो गिर नहीं रहा होता, सॉरी वाटरफॉल, सॉरी देयर इज़ अ स्मॉल टाइपिंग मिस्टेक, यानी जो रुका हुआ पानी होता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है जी? पोटेंशियल एनर्जी। चलिए आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ है जब तक वो मूव नहीं कर रही उसके अंदर जितनी भी एनर्जी जो स्टोर फॉर्म में मौजूद होती है जी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब किसी भी बॉडी के अंदर उसकी मोशन की जो एनर्जी होती है, मोशन करने की वजह से जो एनर्जी बनती है उसे हम नाम देते हैं जी काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, नेक्स्ट है द SI यूनिट ऑफ टाइम, पिको सेकंड इज इक्वल टू हाउ मैनी सेकंड, पिको सेकंड जो है वो कितने सेकंड, हाँ
सेकेंड्स के इक्वल होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 10 टू रेज पर -12। फर्स्ट MCQ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज कॉल्ड क्वीन ऑफ फ्लावर, यानी इनमें से कौन सा फूल ऐसा है जिसको क्वीन ऑफ फ्लावर्स का नाम दिया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वाटर लिली का जो प्लांट है उसको क्वीन ऑफ फ्लावर कहा जाता है। दूसरा MCQ आपने यहाँ से ये याद रख लेना है कि पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है। तो पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो है जासमीन, जिसको उर्दू में चंबेली कहा जाता है। ठीक है। द नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़, एनर्जी का नॉन रीन्यूएबल सोर्स कौन सा है इनमें से। सो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, ये सारे जो हैं ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। ठीक है। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, यानी ये तीनों ऑप्शन ए, बी और सी ये हमारे पास रीन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के। तो नॉन रीन्यूएबल कौन से हैं, उनमें आ जाता है हमारे पास कोल है, गैस, ऑयल, ये सारे जो हैं ये हमारे पास फॉसल फ्यूल्स, ये सारे जो होते हैं ये हमारे पास नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, यानी जिनको हम बार बार जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर उनको एक दफ़ा यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। इन द अर्ली पीरियड विच एंडेमिक इज़ कॉल्ड द ब्लैक डेथ, यानी स्याह मौत का नाम इनमें से कौन सी बीमारी को दिया जाता था। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, प्लाग जो थी इसको स्याह मौत का नाम दिया जाता था, यानी ब्लैक डेथ। दूसरा इसमें से इम्पोर्टेंट MCQ जो याद रखना है वो आपने वो है लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है इसका दूसरा नाम जो है वो आपने याद रख लेना है, इसको हैंसन्स डिज़ीज़ का नाम भी देते हैं। ठीक है। और एक MCQ और बनता है इसमें से कि इसकी जो वजह है लेप्रोसी की वो कौन सी है, यानी ये किस वजह से बीमारी होती है। तो वो होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है उसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है। इसके अलावा एक और MCQ जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी फ़ीमेल थी जो लेप्रोसी जो था बीमारी थी इसका इलाज करती थी। सो आप सबको पता होगा कि रुत फ़ाओ जो थी, डॉक्टर रुत फ़ाओ, वो करती थी इलाज लेप्रोसी के पेशेंट का। ठीक है। इनकी डेथ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि रुत फ़ाओ जो थी इनकी डेथ कब हुई, तो वो आपने डेट इनकी याद रख लेनी है, 10 अगस्त 2017 के अंदर जो थी वो डॉक्टर रुत फ़ाओ की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट MCQ है, हु रोट ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये बुक किसकी है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू की बुक है। ठीक है। विच एलिमेंट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, देखें ये MCQs हम 4 दफ़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो है उनमें से बोरोमीन एंड सेकंड वन इज़ मरकरी। तो बोरोमीन भी पूछा जा चुका है, मरकरी भी पूछा जा चुका है। इस दफ़ा उन्होंने इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं दिया। सो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो है नन ऑफ दीज, यानी आर्गोन, नियोन और हाइड्रोजन, ये तीनों ही लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं होते। हाइड्रोजन हमें पता है गैस है, आर्गोन, नियोन भी गैसेज हैं हमारे पास। मायोपिया इज़ अ डिज़ीज़ कनेक्टेड विद, मायोपिया हमारी आई साइट के डिज़ीज़ है। ठीक है। आई साइट के डिज़ीज़ को मायोपिया का नाम दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो नियर साइटेडनेस भी इसको कहते हैं, नियर साइटेडनेस। ठीक है। इसमें ये होता है कि हमारी जो करीब की चीज़ें हैं वो हमें क्लियरली दिखाई देती हैं, जबकि दूर की जो चीज़ें होती हैं वो हमें ब्लर नज़र आती हैं, वो हमें क्लियर नज़र नहीं आती। सो इस बीमारी को मायोपिया का नाम दिया जाता है। गावा इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन, गावा जो है अमरूद, उसके अंदर कौन सा विटामिन होता है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। साथ मैंने करेक्ट आंसर दे दिया इसका, विटामिन सी। ठीक है। वो तमाम चीज़ें जिनमें खटास होती है, यानी सिट्रस फ्रूट्स हो गए, सिट्रस जो वेजिटेबल्स हैं, यानी जिनके अंदर थोड़ा खट्टा सा जायका होता है, उनके अंदर विटामिन सी मौजूद होता है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड का नाम भी देते हैं। विटामिन सी का आपने दूसरा नेम याद रख लेना है, एस्कॉर्बिक एसिड। हाउ मैनी बोन डज द अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैव, अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन होती हैं। ठीक है। और न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं। अब बेबी जब पैदा होता है तो उसके अंदर 300 बोन्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, जो फ्लेक्सिबल हड्डियाँ होती हैं, वो मिलके क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग हड्डियाँ बनाना शुरू कर देती हैं। इस वजह से जब एक बेबी अडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर सिर्फ 206 बोन्स रह जाती हैं।
ह्यूमंस हैव पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ह्यूमंस के अंदर कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 23 पेयर्स। और अगर आपसे वैसे पूछा जाए कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं तो आपने याद रखना है 46, ठीक है। पेयर की फॉर्म में 23 यानी 46 को अगर हम जोड़े की फॉर्म में बनाएं तो इसके 23 जोड़े बनते हैं, और अगर हम सिंगल की बात करें तो वो 46 है। आपने ऑप्शन को देखते हुए ध्यान रखना है कि वो आपसे पेयर की फॉर्म में पूछ रहा है या आपसे सिंगल फॉर्म में पूछ रहा है। नेक्स्ट MCQ है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय, रिलेटिविटी की थ्योरी जो थी वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। माइकल फेराडे जो थे इन्होंने हमें लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन दिया था। एंड जो सर आइजैक न्यूटन थे इन्होंने, आपको पता है कि 3 जो लॉज थे मोशन के वो दिए थे। नेक्स्ट MCQज है, अ पर्सन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर ये आपको प्रीवियस MCQज प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाया था कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो O नेगेटिव है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो AB ब्लड ग्रुप है, ठीक है। यानी जो सबसे रिसीव कर सकता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा, जो सबको ब्लड दे सकता है वो यूनिवर्सल डोनर होगा। एथेनॉल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर कैन कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर कार्स। कार के अंदर फ्यूल के तौर पे जो है हमारे पास एथेनॉल कौन से कंट्री के अंदर यूज़ की जाती है? सो ब्राज़ील के अंदर जो गाड़ियां हैं उनमें जो एथेनॉल है उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, यानी कारों को चलाने के लिए पेट्रोल की जगह पे। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज, पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट कौन सा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हाइड्रोजन। विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन द यूनिवर्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो है वो 2 MCQs बनते हैं जो कि मोस्ट कन्फ्यूजिंग भी हैं, स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। आप देखें, जब आपसे ये पूछा होगा ना कि यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट मौजूद है तो आपने हाइड्रोजन पे टिक करना है, ठीक है। ओवरऑल यूनिवर्स के अंदर हम देखें तो हाइड्रोजन है, क्योंकि जो सन है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस मौजूद है। हमारे पूरे जो यूनिवर्स है, जो भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स वगैरह, सब के अंदर जो है वो हाइड्रोजन गैस मौजूद है। लेकिन अगर यूनिवर्स की जगह पे ऑप्शन पूछा हो एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मौजूद है, तब हम लगाएंगे नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर 78% मौजूद होती है। हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन जो थी, यानी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड किस तरह से सर्कुलेट करता है, इसको किसने डिस्कवर किया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विलियम हार्वे ने, ठीक है। और दूसरा यहाँ से MCQ बनता है कि जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनको किसने डिस्कवर किया था, यानी AB जो ब्लड ग्रुप हैं, इसके अलावा O ब्लड ग्रुप है, इसको किसने डिस्कवर किया था? तो वो किया था कार्ल लैंडस्टाइनर ने, कार्ल लैंडस्टाइनर। आप अपने नोट्स बना लिया करें। ऑटोप्सी इज़ टेकिंग ऑर्गन फ्राम डेड। ऑटोप्सी में क्या होता है, जिस तरह पोस्टमार्टम करते हैं ना, कोई डेड बॉडी होती है, उसके ब्रेन के टिश्यूज़ ले लिए जाते हैं, उसके किडनी, स्टमक वगैरह, ठीक है। उसमें से क्या किया जाता है कि वो सैंपल के तौर पे लेते हैं और उनको लैब्स वगैरह के अंदर चेक किया जाता है, जिसमें जो डेथ की रीज़न्स हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है। सो इस प्रोसेस को हम ऑटोप्सी कहते हैं, कि किसी डेड बॉडी से जो ऑर्गन्स हैं उनके सैम्पल्स को लेके एग्जामिन करना। नेक्स्ट है, विच वायरस इज़ रिलेटेड टू ऑन गोइंग कोविड-19। कोविड-19 की वजह कौन सा वायरस है? SARS-CoV-2। नेक्स्ट है, द रेयर व्यू मिरर ऑफ अ मोटर व्हीकल, यानी हमारी गाड़ियाँ जो हैं उनके अंदर कौन सा मिरर यूज़ होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कन्वेक्स मिरर। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है, हर दफ़ा पूछा जाता है। विच सिटी वाज प्राइमरली बिल्ड फॉर कैपिटल पर्पज़, यानी इनमें से कौन सा सिटी है जिसको सिर्फ दारुल खिलाफा बनाने के लिए बिल्ड किया गया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इस्लामाबाद। द UK लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन कम्प्लीटली ऑन 31 जनवरी 2020। द प्रोसेस इज़ नेम एज, यानी वो प्रोसेस जिसमें UK जो था उसने यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट कर दिया था, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी ब्रेक्साइट एंड वैक्सन डील, ठीक है। ब्रेक्साइट एंड वैक्सन डील उस प्रोसेस को कहा जाता है। दूसरे MCQ जिसमें ये भी पूछा जाता है कि व्हेन डिड UK लेफ्ट यूरोपियन यूनियन, तब भी आपने डेट याद रखनी है 31 जनवरी 2020। लाइटनिंग रॉड इन्वेंटेड बाय, लाइटनिंग रॉड जो था उसको किसने इन्वेंट किया था? सो वो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। विच कंट्री थ्रेटन टू क्विट द NPT डील, NPT की फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ईरान जो था उसने कहा था, धमकी दी थी कि वो
NPT जो है उसको लेफ्ट कर देगा। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, ये भी प्रीवियस वीडियो में हम कितनी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। पेंसिलिन जो थी इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। दूसरा आपने इरा याद रखना है कि कब डिस्कवर किया था, 1928 के अंदर, ठीक है। लुईस पास्चर का मैंने आपको वर्क बताया था कि पास्चराइजेशन का जो प्रोसेस है जिसमें चीज़ें जो है उनको प्रिजर्व किया जाता है हाई टेम्परेचर पे हीट करके, ताकि उनके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो मर जाएं। सो पास्चराइजेशन का प्रोसेस लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था, उन्हीं के नेम पे इसको पास्चराइजेशन कहा जाता है। हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जेम्स वाट। एनिमल रिजर्व्ड एनर्जी स्टोर इन, एनिमल की बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। यानी इसमें ये होता है कि जैसे हमने खुराक खाई, जो एनर्जी हमें चाहिए थी वो हमने यूज़ कर ली, अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको हमारा जो पैंक्रियाज है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करेगा कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो गया। जैसे ही हमें भूख लगना स्टार्ट होती है या हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो पैंक्रियाज जो है वो क्या करता है? इंसुलिन खारिज करता है, ग्लूकागोन खारिज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो है वो वापस ग्लूकोज में चेंज होना शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्रेन की खुराक है। सो आवर फर्स्ट MCQ इज़ टोमेटो इन विच टाइप ऑफ प्लांट, यानी टमाटर जो है वो क्या है? तो टमाटर जो है जी हमारे पास वो वेजिटेबल नहीं होता, वो फ्रूट होता है, ठीक है। टोमेटो जो है वो हमारे पास एक फ्रूट की टाइप है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम जो है यानी स्टार, प्लैनेट, सन वगैरह, ये किसने डिस्कवर किए थे? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, कोपरनिकस, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि सन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ये कोपरनिकस की स्टेटमेंट थी कि सन जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है, जबकि बाकी प्लैनेट, सैटेलाइट, स्टार वगैरह जो हैं वो इसके गिर्द घूमते हैं, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन का हमें पता है कि इन्होंने हमें लॉ ऑफ मोशन वगैरह दिए थे, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। द मेन पर्पस फॉर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज़, तो इसका जो मेन पर्पस था वो था जी टू रिड्यूस इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है व्हीकल वगैरह से, फॉसिल फ्यूल के जलाने से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में या एटमॉस्फेयर के अंदर खारिज होती है उसकी इमिशन को कम किया जा सके, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज़ कर रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। सो यहाँ से एक और MCQs आपने प्रिपेयर कर लेना है जी कि ये बनी कब थी। सो 1992 के अंदर जो था इसको बनाया गया था। और एक और MCQs आपने याद कर लेना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी के अंदर है, ठीक है, बोन जर्मनी के अंदर। सम टाइम MCQs ये भी पूछते हैं, यहाँ से इस तरह लिख देते हैं CCC कि इसकी फुल फॉर्म बताएं, UNFCCC, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब ये देखें यहाँ से हमने 4 MCQs प्रिपेयर किए हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर पास्ट पेपर। विच हीटिंग एलिमेंट इज़ मोस्ट इफेक्टिव, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये जो है इसकी कैपेसिटी 100 टाइम कॉपर से ज़्यादा होती है, कि मतलब रेजिस्टिविटी जो है इसकी 100 टाइम कॉपर से ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसके अंदर से अच्छा जो करंट है वो पास कर सकता है, इसी वजह से नाइक्रोम जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हीटिंग एलिमेंट है। यहाँ से हमने एक और MCQs प्रिपेयर किया था, टंगस्टन। इसका हमने पढ़ा था कि जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका जो हीटिंग फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉन्ज इज़ एन अलॉय ऑफ, ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है, तकरीबन हर पेपर में ही पूछा जाता है। तो आपने याद रख लेना है कि ब्रॉन्ज जो है वो अलॉय है कॉपर और टिन का। अलॉय जो है इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। अलॉय जो है ये मिक्सचर होता है जी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को हम आपस में मिला देते हैं तो उसे हम अलॉय का नाम देते हैं। सो ब्रॉन्ज जो है ये कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, ठीक है। आपने अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें भूल जाता है कि हमने इसको याद कैसे रखना है। इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ जिस तरह मैंने याद किया हुआ है। BTS मेंबर्स आपको पता ही है,
एवरीवन फॉलोज़ देम, तो हर कोई जी इनका दीवाना है BTS मेंबर्स का। तो आपने BTS से याद रख लेना है BTC, ठीक है, BTS से BTC, ब्रोंज़, टिन एंड कॉपर, ठीक है। तो मुझे तो ये इस तरह से याद हो गया था, अदरवाइज़ मैं भी भूल जाती थी कि कॉपर और निकल है या कॉपर और टिन में से कौन सा है। तो BTS मेंबर से आपने याद रख लेना है BTC, तो इस तरह ये आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट है द अरेबियन कॉन्फ्लुएंस टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट इन समर और विंटर टू द कोस्टल ऑफ पाकिस्तान। तो टेम्परेचर जो है जी वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट जनरली हैपन्स टू एयर टेम्परेचर एज वी मूव फ्राम द इक्वेटर टू द पोल। यानी जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो एयर टेम्परेचर के साथ होता है। सो एयर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हमें पता है कि पोल जो है ये ठंडे इलाके होते हैं, यहाँ पे जैसे सदर्न पोल, नॉर्दर्न पोल जो है यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है, सर्दी होती है यहाँ पे। इसके अलावा इक्वेटर का आपने याद रख लेना है, MCQs पूछा जाता है। 13 कंट्रीज़ जो हैं वो इक्वेटर को पास करते हैं, ठीक है। टोटल कितने कंट्रीज़ पास करते हैं इक्वेटर को, 13। नेक्स्ट है इन मीथेन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मीथेन हमें पता है कि एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा हमने इसका फार्मूला भी डिस्कस किया था, मैंने आपको 3-4 तरह से ये वाला MCQ डिस्कस करके बताया था। सो मीथेन जो है वो पूछ रहे हैं कि इसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसकी रेशो कितनी है। तो उसकी रेशो जो है 1/4 है। आपने इसका फार्मूला याद रखना है मीथेन का, CH4, ठीक है। यहाँ से आपने याद किस तरह से करना है कि कार्बन जो है ना इसकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी होती है, यानी इसने कितने बॉन्ड बनाने होते हैं। तो कार्बन जो है ये जब 4 बॉन्ड बनाएगी किसी एलिमेंट के साथ ये तब ही स्टेबल होगी, ठीक है, अदरवाइज़ ये अनस्टेबल होती है। सो यहाँ पे कार्बन जो है इसके बॉन्ड जो हैं वो CH4 के साथ 4 होते हैं। इसी वजह से मीथेन जो है इसको हम CH4 का नाम देते हैं, ठीक है। इसको हम ओपन करके लिखें तो इस तरह से लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H। तो इस तरह देखें कार्बन की कैपेसिटी बॉन्ड बनाने की कितनी होती है, 4, और यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 ही बॉन्ड बना रही है, तो ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। मिरर इज़ रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन इन द सेम वे एज़ वाटर इज़ रिलेटेड टू। यानी मिरर जो है वो क्या करता है, रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस होता है, यानी टकरा के वापस जाना, ये मिरर है। लाइट आई, टकराई और वापस हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये जो है वो कह रहे हैं कि मिरर के साथ है। तो वाटर के साथ जब यही प्रोसेस होता है तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, रिफ्रैक्शन का। प्योर लाइमस्टोन इज़ कॉल्ड, यानी प्योर लाइमस्टोन जो है उसको हम क्या नाम देते हैं। सो प्योर लाइमस्टोन को हम कैल्शियम कार्बोनेट का नाम देते हैं, CaCO3। इसका फॉर्मूला याद करना है, CaCO3, दिस इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है विच गैस इज़ यूज इन अ फायर एक्सटिंक्शर। यानी आग बुझाने वाले जो आलात हैं उनके अंदर कौन सी गैस जो है उसको यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस को। नाइट्रोजन जो है उसको फायर एक्सटिंग्विशर के आलात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना ये कंबस्टेबल गैस नहीं है, ठीक है, यानी ये आग जलाने वाली आग नहीं है, बल्कि इसको फायर सुप्रेसेंट कहा जाता है। फायर सुप्रेसेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपने याद रख लेना कि फायर सुप्रेसेंट कौन सी गैस है। सो वह नाइट्रोजन है, यानी आग को सुप्रेस कर देती है, आग को बुझा देती है। क्यों बुझाती है, क्योंकि जब इसका रिएक्शन आगे होता है तो इसके कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनती। सो बाई प्रोडक्ट ना बनने की वजह से ये आग जो है उसको भड़काती नहीं है, बल्कि उसे कम कर देती है। इसके अलावा नाइट्रोजन के MCQs हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे कि एटमॉस्फेयर के अंदर इसकी जो परसेंटेज है याद रखनी है, 78% जो है इसकी एटमॉस्फेयर के अंदर कंसनट्रेशन होती है। मीथेन अभी हमने डिस्कस किया, CH4, ठीक है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है इन रेलवे ट्रैक्स अ स्मॉल गैप इज़ लेफ्ट बिटवीन द रेल। यानी रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं इस तरह जो पटरियाँ से बनी होती हैं उनके अंदर आपने देखा होगा ये इस तरह पटरियाँ, यहाँ से ट्रेन ने गुजरना होता है, यहाँ पे उसके टायर होते हैं। सो यहाँ पे गैप होता है, वो पूछ रहे हैं कि वो गैप क्यों होता है। सो वो इस वजह से होता है टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीट। यानी गर्मियों के अंदर जब टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस वजह से क्या होता है कि ये जो एलॉय होता है ना, मेटल जिस चीज़ की ये पटरियाँ बनी होती हैं वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, यानी फैलना शुरू हो जाती हैं। जब वो फैलती हैं तो ये गैप जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह सर्दियों में ये एलॉय जो है वो ठंडा होने की वजह से क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सो इस वजह से इनके अंदर गैप रखा जाता है ताकि एक दूसरे के साथ टकराएं ना, बल्कि इनका जो गैप है वो मेंटेन रहे ताकि ट्रेन जो है उसके टायर इसके ऊपर प्रॉपर मूव कर सके।
द बिग बैंग थ्योरी वॉज प्रपोज बाय जॉर्ज लेमित्रे जो था उन्होंने इसको प्रपोज किया था बिग बैंग थ्योरी को। इन्होंने कहा था कि जब ये कायनात जो थी यूनिवर्स जब बनी नहीं थी तब ये सारी यूनिवर्स एक इस तरह गोले की फॉर्म में थी, इसके अंदर गैसेस वगैरह मौजूद थी। सो गैसेस बढ़ती गई तो एक दफ़ा सडन एक्सप्लोजन हुई जिस वजह से जो कायनात जो थी ये यूनिवर्स वजूद में आई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास। एमसीक्यूज़ है डैश इज़ द प्रोसेस डेट पावर ऑफ सन। सन के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। सन जो है उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस मौजूद होती हैं। सो वहाँ पे न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस भी होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस भी होता है। फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। वहाँ पे जो बहुत बड़े एलिमेंट्स एटम्स वगैरह होते हैं वो टूट रहे होते हैं, यानी उनके अंदर रिएक्शन होते हैं और वो छोटे मॉलिक्यूल्स वगैरह बना रहे होते हैं। और फ्यूजन का मतलब होता है कि छोटे छोटे एटम्स जो हैं जब वो आपस में मिलकर बड़े एलिमेंट्स बना देते हैं उसे हम फ्यूजन का नाम देते हैं। सो सन के अंदर न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन ये दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। करेक्ट नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एमसीक्यूज है आईफल टावर इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। सो हमें पता है कि आईफल टावर जो है वो फ्रांस के अंदर मौजूद है और ये एमसीक्यूज मोस्ट रिपीटेड है। इसके अलावा यहाँ से एमसीक्यूज पूछा जाता है कि आईफल टावर जो है इसकी हाइट कितनी है। सो इसकी हाइट जो है वो 300 मीटर्स है, ठीक है, 300 मीटर। और अगर फीट में पूछा जाए तो इसकी हाइट फीट में जो है वो 984 फीट बनती है। ये आपने याद रख लेना है। इसके अलावा यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि आईफल टावर जो था इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट की गई थी। तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो जनवरी 1887 में स्टार्ट की गई थी और ये कंप्लीट कब हुआ था? मार्च 1889 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो जो प्रीवियस थी उसमें डिस्कस किया था कि इको का मतलब होता है हमारा जो इन्वायरमेंट है। इकोसिस्टम मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं मेन, एक तो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और दूसरे हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग चीज़ें हैं, वो सारी बायोटिक के अंदर आएंगी, ठीक है। और एबायोटिक के अंदर जो बेजान चीज़ें हैं वो सारी आ जाती हैं, जैसे इसमें पीएच है, टेम्परेचर है, लाइट है, हीट है, तो ये सारी क्या हैं? एबायोटिक कंपोनेंट हैं। और बायोटिक के अंदर इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें बायोटिक के अंदर आ जाती हैं। सो जानदार और बेजान चीज़ें मिलके जो हैं वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाती हैं। इसके अलावा ऑप्शन बी को देख लेते हैं कि बायोम क्या होता है। बायोम जो है ये हमारे पास एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है। प्रीवियस पेपर में इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी, 2021 का पेपर था आई थिंक। लार्ज रीजनल कम्युनिटी जो है इसे क्या कहा जाता है? सो ये डेफिनेशन थी बायोम की, यानी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसके अंदर जानदार बेजान चीज़ें मौजूद हैं। हम उस कम्युनिटी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो ऐसा इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट को जब हम देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं तो उसे हम एक बायोम का नाम देते हैं। नेक्स्ट बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर हमारे एटमॉस्फेयर का वो हिस्सा है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। जहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है उसे बायोस्फीयर का नाम देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज मर्करी थर्मोमीटर वाज इन्वेंट बाय। मर्करी वाला जो थर्मोमीटर था वो किसने इन्वेंट किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द कलर विच वी सी व्हेन आवर आइज़ आर क्लोज्ड। यानी जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें कलर कौन सा नज़र आता है? बेसिकली हम समझ लेते हैं कि वो हमें ब्लैक या ग्रे कलर नज़र आता है। सो ब्लैक या ग्रे कलर नहीं होता बल्कि वो आई गैंग्रुआ कलर जो होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज़ कॉल्ड अ ओपियम पपी। ओपियम पपी जो है उसको क्या कहा जाता है? ड्राइड लैटिक्स, ठीक है। ड्राइड लैटिक्स जो है ये ओपियम पपी का नाम है, जिसे हम खशखाश के नाम से जानते हैं, ये उसी को ही कह रहे हैं ओपियम पपी। नेक्स्ट है व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जो हैं अगर इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो इनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इंसुलेटर जो है हमें पता है कि इनके अंदर से जो करंट है वो पास नहीं करता। मेटल जो है वो बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं। वाटर एंड साल्ट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड, यानी जब वाटर और साल्ट का रिएक्शन आपस में करवाया जाता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनती है? तो वो हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाता है जिसे हम बेसिक सोल्यूशन का नाम देते हैं।
नेक्स्ट है मैस इज़ द सेम फिज़िकल क्वांटिटी एज इनर्शिया। मैस जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी है, यानी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, तो इनर्शिया जो है वो भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी ही है। नेक्स्ट MCQ है कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल इन द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आपको पता है हमारे लिए एनर्जी का ज़रिया है। सो हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ये स्टोर हो रही होती है एनिमल की बॉडी के अंदर, और प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक जो है उसको इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की ही फॉर्म है, इस फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो जब उनको ज़रूरत होती है इसे वापस जो है कन्वर्ट कर लिया जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, और फिर इसे यूज़ किया जाता है। लास्ट MCQs है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बनास्पति घी विच गैस इज़ यूज्ड। ये MCQs मोस्ट रिपीटेड है और फेवरेट है एग्जामिनर का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको हम हाइड्रोजिनेशन का नाम देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन का, किसी चीज़ के अंदर, किसी प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया जाए तो उसे हम हाइड्रोजिनेशन का नाम देंगे। और इसके अंदर एक और MCQ यहाँ से पूछा जाता है कि हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस के अंदर कैटालिस्ट कौन सा यूज़ होता है। सो निकल एंड क्रोमियम, ये निकल एंड टिन जो हैं ये दो हमारे पास कैटालिस्ट हैं जिनको हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस।